बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने मुलाकात की है कुछ सीनियर सहाफ़ियों से, कुछ एंकर पर्सन से, और अब वो मामला सामने आना शुरू हो गए हैं जिनके बारे में हम पहले से बात कर रहे थे, और मामला अब खुल भी रहा है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में एक सर्द जंग चल रही है, और उसके लिए कुछ वजूहात थी। यूएई कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था यमन में जो सऊदी अरब नहीं चाहता था, और यूएई कोई एक्सपेंशन के मामलात हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं। सूडान के अंदर वो एक मलेशिया को सपोर्ट कर रहे थे, सूडान में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, लीबिया में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, और सोमालिया में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, और यमन के अंदर भी उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। तो यूएई मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो पॉलिसी है वो सऊदी अरब से मुख्तलिफ बना रहा था। जब सऊदी अरब ने वार्निंग देकर कुछ हमला भी किया था और यूएई को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा था 24 से 26 घंटों के अंदर, यूएई वहाँ से अपनी फोर्सेस को निकाल कर ले गया था यमन में से। तो रेड सी के ऊपर यूएई की नज़र थी। अब उस वक्त भी पाकिस्तान को एक पोजीशन लेनी थी, लेकिन पाकिस्तान पोजीशन ले नहीं पाया था, बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी मीडिया को यह कहा था कि आप इसके ऊपर खामोश रहें, कोई इसके ऊपर बात ना करे। अभी इसहाक डार साहब ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की है और कुछ हकाइक उनके साथ शेयर किए हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने सहाफ़ियों को बताई हैं और कुछ चीज़ें सोर्सेज पहले से बता रहे थे। मैं वो सारा कुछ आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मामला यह है कि यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव डाला हुआ है, और यूएई को एक बात का प्रॉब्लम यह भी है कि सऊदी अरब और यूएई के मामलात में पाकिस्तान ने यूएई का उतना साथ नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि जिसने आपको पैसा दिया हुआ होता है वो तवक्को करता है कि आप उसकी खुशामद हर जगह पे बाकियों से ज़्यादा करेंगे। फिर अभी मौजूदा हालात में यूएई पाकिस्तान पे दबाव मुसलसल बढ़ा रहा था ईरान के साथ लड़ाई करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान उस दबाव में नहीं आ रहा था। फिर एक चीज़ यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा किया, और यूएई के साथ अभी पाकिस्तान का कोई ऐसा दिफाई मुआहदा भी नहीं है। तो यूएई ने पाकिस्तान से पहले भी पैसे वापस मांगे हैं, वो बार बार पैसे वापस मांगता है। तो पाकिस्तान अब एक ऐसा मुल्क बन गया है, हमारा मिलिट्री रजीम इस तरह का है कि कोई हमें पैसे देता रहे तो ये कहते हैं ये सबसे अच्छा है, और कोई पैसे वापस मांग ले तो लगता है कि यार ये तो बहुत जालिम आदमी है, बहुत बुरे लोग हैं। हालांकि उन्होंने बड़ा लंबा अरसा अपने पैसे हमारे पास रखे हैं, लगभग $3.5 अरब बनते हैं टोटल मिला के। $2 अरब तो स्टेट में पाकिस्तान के कौमी खजाने में उन्होंने रखे हुए हैं। अब उन्होंने पैसे भी वापस मांगे हैं, उनकी बात भी कोई नहीं मान रहा पाकिस्तान बकौल उनके, और पाकिस्तान को लगता है कि यूएई ज्यादती कर रहा है। तो ये बातें हल्के फुल्के गिले शिकवे उन्होंने किए, और ये भी बताया गया कि पाकिस्तान यूएई का पैसा वापस करेगा। अब ये $2 अरब करेगा या $3.5 अरब करेगा, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान इस महीने के आखिर तक वापस करेगा। और अगर पाकिस्तान वापस नहीं करता तो यूएई के पास जो इसका दूसरा सोल्यूशन है वो पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ जाएगा। जरूरत पड़ी तो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब ईरान से भी इसहाक डार साहब को प्रॉब्लम है। डार साहब को लगता है कि ईरान ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी, और ईरान को चाहिए था कि जितनी मार पड़ गई सो पड़ गई, जितना ईरान ने मार दिया सो मार दिया। तो अब अपनी मईशत को बचाए, अपने लोगों को बचाए, और पाकिस्तान के कहने के ऊपर मुज़ाकरात करे, और पाकिस्तान के सर के ऊपर मुज़ाकरात का सेहरा बांध दिया जाए कि जनाब पाकिस्तान दुनिया की आंखों का तारा बन जाए, और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप सारे पाकिस्तान से खुश हो जाए, और पाकिस्तान जो है वो ये इस खित्ते के अंदर एक अलग मुमताज़ हैसियत हासिल कर दे। होना तो चाहिए, लेकिन ईरान के प्रॉब्लम्स बड़े संजीदा थे। लेकिन ईरान ने क्या कहा और पाकिस्तान क्या चाहता था, ये दोनों अलग चीज़ें। पाकिस्तान ये चाहता था कि पाकिस्तान के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप ऑब्लाइज हो जाए, इससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत फायदा होता। ईरान ने पाकिस्तान को यह कहा जनाब आप सर आंखों पे, आपकी बड़ी इज्जत है। ईरान ने हमेशा पाकिस्तान की बात रखी, लेकिन ईरान ने जब ये कुछ सवालात, कुछ चीज़ें सामने रखी तो पाकिस्तान के पास उनका जवाब कोई नहीं था। ईरान ने कहा जी आप मुज़ाकरात करवाने आ गए हैं बतौर सालिस, और आपकी दूसरे फरीक से बात भी हो रही है, और उसके ग्रीन सिग्नल के बाद आप हमारे पास आए हैं, तो कम से कम उसके हमले तो रुकवाएं आप, क्योंकि ईरान जितने भी हमले कर रहा है वो सारे जवाबी हमले हैं। ईरान ने पहले अटैक कोई भी नहीं किया। तो ईरान का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ था कि अगर आप सालिस बनकर आए हैं तो फिर आप अमेरिका के हमले तो रुकवाएं, क्योंकि आप अमेरिका की जानिब से सालिस बनकर आए हैं। हम आपको कबूल करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप पहले हमले गैर मशरूत तौर पर रुकवाएं। फिर वो गारंटी मांगते हैं जो हम दे नहीं सकते। फिर खुफिया मुज़ाकरात का भी हामी नहीं है ईरान, अब जंग भी नहीं रुक रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी वजह से कोई मामला बना नहीं। और अब तो इंटरनेशनली ये खबर छप रही है, बाकायदा बड़े बड़े सहाफ़ी और इदारे ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए जो पाकिस्तान करवा रहा था। अब कोई और कोशिश करेगा, कहीं और से कोशिश होगी। एंड ऑफ द डे तो टेबल पे आना है सबने। मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी ऐसे मुल्क को इतना फैसिलिटेट करेगा जो मुल्क डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है। यानी शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देना चाहते हैं, तो ईरान अपनी पगड़ी जो है वो शहबाज शरीफ के सर पे तो नहीं रखेगा ना। ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है। अब जो लोग समझते हैं इन मामलात को, उन्हें आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब नाज़रीन, डार साहब की मायूसी है, और उन्होंने तो तकरीबन बता दिया जनाब हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात उन्होंने की है कि हमारे पास चारा कोई नहीं है, हम सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे में, और ईरान से हमने ये कहा कि सऊदी अरब को आप ना मारें, क्योंकि उस सिलसिले में अगर आप ये करेंगे तो हमें फिर मैदान में आना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है।
सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है उसके ऊपर पाकिस्तान की पार्लियामान में कभी डिस्कशन नहीं हुई, उसके ऊपर पाकिस्तान की इवन कैबिनेट के अंदर नहीं हुई। कोई नहीं जानता कि उस मुआहदे में क्या लिखा है और कहीं पे भी उस मुआहदे की अप्रूवल नहीं ली गई। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि ये एक मुआहदा है और इसमें जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है हरमैन शरीफैन का, कि खाना काबा की और मस्जिद नबी की हिफाजत के लिए हमने ये मुआहदा किया है। तो खाना काबा और मस्जिद नबी के ऊपर तो अटैक ही नहीं हो रहा, ईरान तो अटैक कर रहा है अमरीकी अड्डों पे, तो अमरीकी अड्डों की हिफाजत का तो आपने जिम्मा नहीं लिया ना। आप तो कह रहे हैं जो कौम को आप सौदा बेच रहे हैं या कौम से जो आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि खाना काबा के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता कोई वक्त आएगा या मस्जिद नबी पे खुदा ना खास्ता कोई वक्त आएगा तो हमने मुआहदा किया हुआ है जनाब, हम खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ खड़े हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सादत दी है कि वो हरमैन के खादिम है। लेकिन ये जो ईरान हमला करे तो अमरीकी अड्डों पे कर रहा है, तो क्या इस मुआहदे में आपने ये भी लिखा है कि अमरीकी अड्डों के ऊपर होने वाले हमलों का जवाब भी पाकिस्तान देगा? क्योंकि कौम को आप सिर्फ खादमैन हरमैन शरीफैन के हवाले से या हरमैन शरीफैन के कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई ना आसिम मुनीर साहब ने, और उन्होंने उलमा इकराम को कहा जी हमें बहुत बड़ी सादत मिल गया। मेरा सवाल यह है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मजहबी सादत है, जिसपे हाफिज कुरान आसिम मुनीर साहब जो है वो कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन यही मुआहदा सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ किया हुआ, यही मुआहदा सऊदी अरब ने अभी यूक्रेन के साथ कर लिया है। तो क्या उन्हें भी यह सादत मिल गई है? और ममालिक के साथ भी सऊदी अरब के मुआहदे हैं। तो ये कौम को वो वाला चूरन बेच देते हैं जिस चूरन की जिस जगह पे जरूरत होती है, कभी मईशत वाला, कभी बेचारगी वाला, कभी मजहब वाला, कभी कोई और चूरन बेच देते हैं। तो ये हर जगह पे कोई ना कोई चूरन बेचने के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा होता है। नाज़रीन, गल्फ ममालिक से हालात इतने खराब हो गए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं। और ये जो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, देखें पिछले 4 सालों में इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, टके का काम नहीं किया। इनका ज्यादातर काम जो चला है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के या इन मेहनत कशों की रेमिटेंसेज जो आई है पाकिस्तान में, उनसे ही पाकिस्तान का पहिया घुमा है। पाकिस्तान के अंदर तो कारोबारी जिंदगी बंद है, लोग मायूस हो गए। तो अब ये लोग मुश्किल में है, तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, बड़ी मेहरबानी आपकी कि अब इनको संभाल लें। ये लोग बड़ी तकलीफ में बेचारे, कईयों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत परेशान है, जो गल्फ से वापस आ रहे हैं, कि लोग अपनी जान बचाकर वापस आ रहे हैं। तो हुकूमत इन लोगों को सहूलियात फराम करे, ये हुकूमत से गुजारिश है। और यूएई की गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है कि देखें जी, आप पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एजेंसियों ने आपको बताया और पीटीआई के लड़के उठवा दिए। अब उनको इतने साल हो गए, आप वो लड़के ही छोड़ दें मेहरबानी करके। अब तो आपके वो मामला भी नहीं रहे, अब तो आपके पैसे भी वापस आ रहे हैं। तो मेहरबानी करें, वो 2 लड़के हैं उन्हें तो छोड़ दें, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है। उनमें एक सलमान है, एक जुनेद है। अब वो लड़के, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनको छोड़ा जाए। तो यूएई से मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कहने के ऊपर मुबैना तौर पर जो 2 लड़के उठाए गए थे वो लड़के छोड़ दिए जाएं, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, उनकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नाज़रीन, अब आ जाए जरा पेट्रोल के मामले पे। शहबाज शरीफ ने आगे अनाउंस किया जनाब कि मैं पेट्रोल की कीमत फिल 4 इसके अंदर जो लेवी है वो 80 रुपए लेवी कम कर रहा हूं। तो ये लेवी लगाई किसने थी? 160 रुपए लेवी शहबाज शरीफ ने लगाई है पेट्रोल पे, 160 रुपए। अब उसमें से 80 कम कर रहा है। यानी ये तो इस तरह इन्होंने किया कि एकदम बहुत ज्यादा कीमत बढ़ाओ, फिर थोड़ी सी कम करके ये कहो देखो जी हम आपके बारे में कितना सोचते हैं। ये खबर को ट्विस्ट करने का तरीका है। यानी 24 घंटे पहले खबर चल रही थी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, 24 घंटे के बाद उनमें से कुछ थोड़ा सा कम करके अब खबर ये चला रहे हैं पेट्रोल की कीमतें कम हो गई। आज के अखबार आप उठा लें, उनके अंदर हेडलाइन जितनी बड़ी कल नहीं लगी थी उससे बड़ी आज लग जाएगी। इन्होंने अभी ये 3 अरब रुपए का कम से कम एक दिहाड़ी इन्होंने लगा ली है। 3 अरब रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है जो दिहाड़ी इन्होंने लगाई है, अभी ये जो हुक्मरानों ने लगाई है एक दिन 24 घंटे के अंदर अंदर। और लेवी के ऊपर ये सैकड़ों अरब कमा चुके हैं, पाकिस्तानियों की जेब पे डाके डाल चुके हैं। अब कहते हैं जी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ फ्री कर देंगे, कुछ और चीजें फ्री कर देंगे, तो 4-5 अरब रुपया खर्च कर देंगे पब्लिक के ऊपर सैकड़ों अरब का डाका डालने के बाद, और फिर कौम के ऊपर एहसान चढ़ा देंगे और इसके ऊपर अरबों रुपए के इश्तिहार भी डाल देंगे। आप ये देखिएगा, अभी ये इश्तिहारी मुहिम चला देंगे बहुत बड़ी कि जनाब वजीर आला का बहुत बड़ा इकदाम, वजीर आजम का बहुत बड़ा इकदाम, जनाब कीमतें कम कर दी और ये कर दिया वो कहो, कीमतें बढ़ रही हैं। इसकी आपको मैं मिसाल देता हूं। एक घर के ऊपर ना डकैती पड़ी, सारा माल लूट कर ले गए और बाद में कुछ बची कुची 2-4-5 चीजें वापस कर दी और एहसान चढ़ा दिया, देखो आपकी चीजें वापस मिल गई। भाई नुकसान तो उनका वही है ना, नुकसान तो वही खड़ा है। आप एक चीज की कीमत 3 गुना बढ़ाने के बाद 1 गुना कम कर दें तो फिर भी वो पहले से दुगनी होती है। इमरान खान के दौर में मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज्यादा थी, आज कम है, लेकिन इमरान खान के दौर में यही पेट्रोलियम मसनूआत आपको आधी से भी कम कीमत पे मिल रही थी। लेकिन आज जिन लोगों को तब्दीली के नाम पे जर्नैलों ने लाकर मुसल्लत किया, उन्होंने हालात क्या कर दिए। आप फर्ज करें अगर ये कोई तजर्बाकार टीम जो ये आसिम मुनीर ने, नदीम अंजुम ने, जनरल बाजवा ने, ये जो तजर्बाकार टीम लाकर बिठा दी है पाकिस्तानियों के सर पे,
खुदा ना खास्ता ये तजुर्बाकार टीम कोरोना के दौरान होती तो ये तो आधे पाकिस्तानियों की फातिहा पढ़ देते। जैसे ये नालायक हैं, नकम्मे हैं, नकट्टू हैं, कोई फैसला कर ही नहीं सकते, ये तो बेड़ा गर्क कर देते पाकिस्तान का। अगर कहीं ये टीम तजर्बाकारों की मौजूद होती कोरोना वायरस के दौरान, वो तो इमरान खान था, उसका दिमाग काम करता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर फजल किया, वो पाकिस्तानियों को उसने बचाया, पूरी दुनिया ने तारीफ की। ये लोग होते तो ये तो बेड़ा गर्क कर देते, गरीब आदमी को भूखा भी मार देते और कोरोना से भी मार देते। ये इतने जालिम लोग हैं। नाज़रीन, ईरान के मुताबिक ये जो जुमे का दिन गुजरा है, ये अमेरिका के लिए एक 3 अप्रैल का दिन एक स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। उसकी वजह एक, अमेरिकन तैयारे गिरे हैं एक के बाद एक। ईरान दावा कहता है F-35, वो बताते हैं जी F-15 है, लेकिन जो भी है वो एक फाइटर जेट है, बड़ा कमाल किस्म का, वो गिरा है। अब ईरान ने कैसे गिरा दिया अमेरिकन फाइटर जेट को? वो तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ है, उनको तो रशिया के S-400, S-300 या चाइना के बड़े अच्छे रेडार सिस्टम वो उनको नहीं गिरा पा रहे, तो ये ईरान ने कैसे गिरा दिया? सवाल है ना, इसको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा आपको। ये जो हवा के अंदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं ना, जहाज, रॉकेट्स, इनको अगर आपने आइडेंटिफाई करना होता है ना, तो इसके लिए रेडार सिस्टम होता है जो इनको पकड़ता है कि ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। वो रेडार उसको वार्न करता है, उसको जाके हिट करता है, रेडार के जरिए से ही दूसरा मिसाइल जाता है, उसको जाके हिट कर देता है, फिजाई दिफाई निजाम एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अमेरिका के इन तैयारों के पास है, ये पता ही नहीं चलता, रेडार इनको पकड़ नहीं सकता, दुनिया के सबसे अच्छे रेडार इनको नहीं पकड़ पा रहे। तो ईरान ने कैसे पकड़ा? एक पुराना तरीका भी है हीट डिटेक्शन का। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये ईंधन के साथ उड़ते हैं, इनमें फ्यूल होता है और इनके इंजन काम करते हैं और इनमें से बड़ी शदीद गर्माइश निकलती है। तो हीट सेंसर्स के जरिए से जो है ना, वो फिजा में निगरानी करते रहते हैं हसास जगहों की, और जब उन्हें पता चलता है तो फिर वो उस तरीके से उनको लॉक करके हिट करते हैं। क्योंकि इसमें रेडार उस तरह इन्वॉल्व नहीं होता, तो तैयारे के पायलट को चंद सेकंड मिलते हैं, उसको पता नहीं चलता कि उसके पीछे अब मिसाइल लग गया है। ये एक देसी और पुराने तरीके से ईरान तैयारे गिरा रहा है अमेरिका के। पहले जनाब अमेरिका का तैयारा गिरा नूरिस्तान के इलाके में, और ये पता चलता है कि वहां पे अमेरिकन तैयारा गिर गया और उसका पायलट जो है वो इजेक्ट हो गया था। अब पायलट्स की तलाश जारी है। पायलट ढूंढने के लिए ईरानी निकल पड़े, वहां के कबाइल निकल पड़े बंदूकें लेके, वो हर तरफ से निकल आए, झंडे बंदूकें लेके, उन्होंने चारों तरफ से इलाके घेरना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी फिक्र ना करिए, पायलट हम ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी आ गए, उन्होंने कहा जी पायलट हम अपना लेकर जाएंगे। अब अमेरिकन अपना पायलट ढूंढ रहे हैं, मकामी लोग वहां पे पायलट ढूंढ रहे हैं, और बीच में झड़पें शुरू हो गई ईरानी फौज के साथ। ये पहली मर्तबा है कि जो पासदाराने इनकलाब है वो बराह रास्त अमेरिकन के आमने सामने उनका इनकाउंटर हुआ है। इससे पहले बटनों की लड़ाई चल रही थी, उधर से बटन दबाया, उधर से बटन दबाया, तैयारा आया, ऊपर से मिसाइल फेंका, भाग गया वापस, ये नीचे से बटन दबाया, ये लड़ाई चल रही थी। ये दो बदू आमने सामने इतना क्लोज कॉम्बैट नहीं हुआ। इसमें ईरानी सोर्सेज के मुताबिक 2 और अमेरिकी सोर्सेज के मुताबिक 1 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका का मार गया। अब पहले जो है वो 1 पायलट ढूंढ रहे थे, अब हेलीकॉप्टर का हमला भी आ गया जमीन पे, अब उनको भी ढूंढ रहे हैं जनाब, वो किधर गए। तो यहां पे एक तसादुम शुरू हो गया और घमसान की खौफनाक लड़ाई वहां पे चल रही है। पहली बार जो है वो ये एक दूसरे के आमने सामने, यहाँ पे अमेरिका का काफी नुकसान हो सकता है, और अगर वो जिंदा पकड़ लेते हैं अमेरिकन फौजियों को और उनकी वीडियो एक जारी कर देते हैं, तो ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी। इंटरनेशनल मीडिया की पहली 4-4, 5-5, 8-8 हेडलाइंस जो हैं वो मैं देख रहा था, वो यही है, अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर सुबकी हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है। और अमेरिका एक सुपर पावर था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतना बुखला गया है कि उसने जो 9 बजे खिताब किया अपनी कौम के साथ, खिताब के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी रिजीम चेंज तो हमारा मकसद ही नहीं था। 7 मिनट के बाद कहा जी हम रिजीम चेंज चाहते थे, वो हमने कर दिया। यानी एक आदमी इतनी बुखलाहट का शिकार है कि एक ही तकरीर के अंदर या एक ही खिताब के अंदर 2-2, 3-3 अलग अलग मौक़िफ़ दे देता है, और उसके बयानात के तदादात के ऊपर बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया लगातार रिपोर्ट कर रहा है। तो ये नाज़रीन अब हालात पैदा हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अमेरिका पे दबाव काफी बढ़ता जा रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दबाव से निकलने के लिए अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, और पाकिस्तान को लगता था पाकिस्तान फेस सेविंग लेकर देगा, लेकिन पाकिस्तान फेस सेविंग लेकर देने में कामयाब नहीं रहा, हमें नाकामी हुई है, हम ये नहीं कर पाए। इसराइल के ऊपर इस वक्त शदीद बमबारी हो रही है ईरान की जानिब से, और जुमे के दिन ईरान को बहुत कामयाबियां मिली हैं, और इसराइल के अंदर ना लोग ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। इतना मारा ईरान ने, इतने बम मारे हैं, इतने मिसाइल मारे हैं। इसराइली तो सारी ज़िंदगी ये समझते रहे कि आयरन डूम लगा हुआ है, ऊपर से जो भी मारोगे ये संभाल लेगा। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसे मिसाइल भी आएंगे ईरान की जानिब से जो अपना रास्ता तब्दील करेंगे, और आयरन डूम भी उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और वो आकर ज़मीन पर टकराएंगे और बंकर्स को तोड़ना शुरू कर देंगे। तो अब वो बड़े खौफ के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सिविलियंस को अभी तक ईरान ने टारगेट नहीं किया। हाँ, ईरान अरब ममालिक में और इसराइल में कुछ अहम टारगेट्स के बारे में बता चुका है, और ये कह चुका है कि सिविलियंस अपने आप को इन टारगेट्स से दूर कर लें, क्योंकि ईरान के अंदर इस किस्म के टारगेट्स को तबाह किया गया है अमेरिका और इसराइल की जानिब से। तो जवाबन अब हम ये कार्रवाई करेंगे मकबूजा इलाकों में। वो मकबूजा इलाका किसे कहते हैं? जहाँ पे अमेरिकी अड्डे हैं उसको मकबूजा इलाका कहते हैं, चाहे वो गल्फ ममालिक हैं। फिर जहाँ पे इसराइल है उसको वो मकबूजा इलाका कहते हैं।
वो ये कहते हैं इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, ये फ़लस्तीन है और यहाँ पे कब्जा हुआ है। तो ये नाज़रीन अब तक की सूरत हाल है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसराइलियों को बड़े पैमाने पे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वो ज़हनी मरीज़ बन गए बेचारे, जो उनके साथ हुआ है। ईरानी बड़े दलेर निकले, वो हर जगह पे सामने आते हैं, हर जगह पे दिखाई देते हैं और रातें बाहर गुजारते हैं, एहतजाज करते हैं, उनके लीडर उनके साथ खड़े हो जाते हैं आकर, और पूरी दुनिया को वो आंखों में आंखें डालकर हकायक बता रहे हैं। यानी अब दुनिया ये मानना शुरू हो गई है कि ईरान ने कमाल लड़ाई लड़ी है, कमाल लड़ाई लड़ी है और सबको मुसीबत में डाला है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।